नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम आंसर राइटिंग सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। इसकी शुरुआत कल से हो जाएगी, लेकिन आज एक वीडियो आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई आंसर राइटिंग करना चाहते हैं एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मेरे साथ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैं पूरा फॉर्मेट बताऊँगा कि जो सीरीज़ हम चलाने वाले हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। आपके दिमाग में शायद ये डाउट आ सकता है कि ये किसी तरह का कोर्स है, इसमें पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी सीरीज़ यूट्यूब पे ही चलेगी। जो आंसर लिख के मैं दिखाऊंगा यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपका एक बेस बन जाए, एक नींव तैयार हो जाए आंसर राइटिंग की, ठीक है। बेसिकली वो फॉर्मेट है, किस रास्ते से होकर हमें आगे बढ़ना है। जब तक हम नहीं समझेंगे इस चीज़ को, तब तक आंसर राइटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आता। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और सामने लिखा भी है। जब हम आंसर राइटिंग के बारे में सोचते हैं, मुख्य परीक्षा के बारे में सोचते हैं, तो हम में से हर किसी के दिमाग में ये सवाल आते ही आते हैं। कभी न कभी आपके दिमाग में ये पांचों सवाल आए होंगे। चलिए, हो सकता है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है शुरू से, तो पांचवा क्वेश्चन नहीं आया हो, लेकिन बाकी सवाल आते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि कितने पेज हमें मिलते हैं क्वेश्चन का उत्तर लिखने के लिए यूपीएससी मेंस में। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान करता है कभी कभी कि कौन सा पेन इस्तेमाल करें। अब इस पर बात करेंगे। शब्दों की गिनती को लेकर इतनी सारी अफवाहें हैं, और सिर्फ ऐसे नहीं, जो मतलब दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता है, बस ऐसे ही, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। इन दोनों ने मिलकर अफवाहें फैला रखी हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस प्रश्न का उत्तर लिखें, कौन सा उत्तर लिखें। ये हमारे दिमाग में आता है कि 15-20 क्वेश्चन अगर आए हैं तो कहाँ से शुरू करें। और पांचवा क्वेश्चन होता है कि अगर ख़राब हैंड राइटिंग है हमारी तो हम क्या करें, क्या इसका हमें नुकसान हो सकता है। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, कोई नया स्लाइड नहीं आने वाला है, यही सामने जो लिखा है इसी पे मैं आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि कितने पेज मिलते हैं। जब आप आंसर राइटिंग के बारे में सोचते हैं तो ये दिमाग में आता है कि एक प्रश्न का उत्तर लिखना है तो उसके लिए पेज कितने मिलेंगे। कोष्ठक में शब्द भी लिखे होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो यूपीएससी के जीएस का पेपर है, 4 पेपर होते हैं, मैं इसी को आधार बना के बात कर रहा हूँ। उसमें सामान्य तौर पे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर साल ऐसा हो, लेकिन सामान्य तौर पे ऐसा ही है। 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके प्रश्नों का उत्तर जो है, मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए 200 या 250 शब्द तय किए गए हैं। अब क्या होता है कि आप कैसे जानेंगे, अगर आपने मेंस नहीं दिया है तो कैसे जानेंगे कि जो 150 शब्दों वाला प्रश्न है उसका क्या करना है। मैं बताता हूँ। आपको जो कॉपी मिलती है ना, यूपीएससी देती है, उस कॉपी में क्वेश्चन भी होता है और उसके लिए स्पेस भी दिया रहता है। सामान्य तौर पे आप देखेंगे जो एग्ज़ाम हम देते हैं तो क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता है और कॉपी अलग से मिलती है, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके बाद ये पेज आपको दिया गया है, इसी में आंसर लिखना है। अगर यहाँ कोष्ठक में प्रश्न के आगे लिखा है कि 150 शब्दों में लिखिए, तो आपको एक पन्ना मिलेगा। एक पन्ना का मतलब जैसे सामने है और इसके पीछे भी एक पेज है, ठीक है। एक पन्ने में 2 पेज होते हैं, ठीक। तो ये आपको 150 शब्दों के लिए कोई क्वेश्चन आया है तो ये मिलेगा। अगर 250 शब्दों के लिए कोई प्रश्न है तो उसमें क्या है, एक पन्ना और बाकी अगले पन्ने का एक पेज, यानी कि 3 पेज आपको मिलते हैं। इसके 2 हो गए और एक सामने वाले का, ये 3 पेज आपको मिलते हैं। इसी में आपको उत्तर लिखना होता है अपने 150-250 शब्द इसी में एडजस्ट करने होते हैं। बात समझ में आ गई। अब अगला, वैसे इससे ज़्यादा कुछ बात करने की है नहीं। यही कन्फ्यूजन होता है कि कितने पेज मिलते हैं, तो सीधा सीधा ये है कि अगर आपको 150 शब्दों में लिखना है तो उसके लिए एक पन्ना मिलेगा, यानी कि 2 पेज मिलेंगे। और 250 शब्दों में लिखना है तो एक पेज एक्स्ट्रा मिलता है, इसमें आपको लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम पेन कौन सा यूज़ करें। ये बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को। जैसे एक तो यही है कि सस्ते वाले पेन जैसे 2-3 रुपये के मिलते हैं, अब वो 4 रुपये के हो गए हैं, क्या ये यूज़ कर सकते हैं। जेल पेन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और हरे या लाल कलर के पेन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले ये जानिए कि आप लाल और हरा रंग ना यूज़ करें। इसका कारण क्या है, इसके ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने कहीं लिख के बताया है कि इस वजह से आपको नहीं यूज़ करना है, लेकिन सिंपल सा ये शायद लिखा भी है, ये ज़रूर लिखा है कि आप
काले या नीले पेन का इस्तेमाल करें, कहीं शायद गाइडलाइन में लिखा होगा। लेकिन सामान्य तौर पर एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो ग्रीन या रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं कॉपी चेक करने के लिए। अगर ऐसा हुआ कि आपने भी उसी कलर से लिखा है तो एग्जामिनर ने क्या कमेंट लिखा है आंसर पे, वो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। तो एक तरह से आप मान के चलिए यूपीएससी ने कहीं लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, ये अंडरस्टूड है कि आप लाल और हरे रंग का इस्तेमाल ना करें पेन के तौर पे, मतलब इसका पेन यूज़ करें। और अगर यूज़ करना ही है तो ब्लू या ब्लैक, ये 2 पेन आप इस्तेमाल करें। इससे आप लिख सकते हैं और इसी से लिखना भी चाहिए। ज़्यादा कलरफुल करने के लिए वैसे टाइम भी नहीं होता है। आप कोई देखिए, ज़्यादातर आप देखें टॉपर्स या टीचर्स की मतलब सलाह देखें या उनकी कापियाँ देखें टॉपर्स की, तो आपको पता चलेगा कि वो एक ही पेन का इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग भी उसी से और बाकी बातें भी उसी से। आगे आप कुछ लिख रहे हैं उस पर ऐसे कर सकते हैं, नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं पेन से ही। लेकिन आप एक पेन इस्तेमाल करेंगे तो आपका समय बचेगा। अब बात आती है जेल पेन या डॉट पेन। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। कई लोग ये कहते हैं कि जेल पेन आप यूज़ करेंगे तो वो फैल जाएगा पेपर पे, उसके बाद से फिर पढ़ने में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है, आजकल के जेल पेन अच्छे आते हैं, वो जो वाटरप्रूफ होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ चॉइस इस बात से तय होनी चाहिए कि आप, कई लोग ऐसे हैं जो जेल पेन से जब लिखते हैं तो उनकी राइटिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, एकदम चटक अक्षर बनते हैं लेकिन राइटिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। डॉट पेन में क्या है कि वो फिसलता जाता है, आप लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं, डॉट पेन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करने लगते हैं कि कौन सा पेन इस्तेमाल करें और कुछ ब्रांड के नाम गिना दिए जाते हैं, भले वो 10 रुपये का पेन हो या 50 रुपये का, 100 रुपये का पेन हो। ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है थोड़ी सी, क्योंकि हो सकता है कि आप वो पेन यूज़ ना करते हों। आप जिस पेन के साथ कंफर्टेबल हैं उसी पेन का इस्तेमाल करिए। बस ध्यान ये रखिएगा कि कहीं इसकी स्याही बहुत ज़्यादा फैलती तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा नहीं लिखते, थोड़ा थोड़ा लिखते रहते हैं और अचानक से लिखना पड़ जाए 10 पेज 15 पेज, तब जिस पेन का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी पोर खुलनी शुरू हो जाती है कि अरे लगातार 3 पेज लिखे तो स्याही निकलने लगी और पेपर जो है वो गंदा होने लगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वो बहुत ज़्यादा स्याही, एक्स्ट्रा स्याही छोड़ने वाला पेन ना हो। आप लिख के प्रैक्टिस करके जान जाएंगे। और जो सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं उसमें तो आप डेली लिखेंगे ही तो पता चल जाएगा। तो ये रही पेन की बात। मेरे ख्याल से अब इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है यह है कि शब्दों की गिनती कैसे होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो कई लोग आपको बताते हुए मिल जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग अच्छी बातें, सही बातें भी बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी अफवाहें हैं कि शब्दों की गिनती होती है, एग्ज़ामिनर शब्दों की गिनती करते हैं। पहली अफवाह बिल्कुल गलत है। एग्ज़ामिनर के पास इतना समय नहीं है कि वो गिने कि आपने 150 शब्दों में लिखा है कि नहीं, 250 शब्दों में लिखा है कि नहीं। और इसमें भी, गिनती में भी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे है लिखा है, का लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखिए कौन सा, तो इस तरह की चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। ऐसे अक्षरों को नहीं लिया जाता है और ऐसे इनको गिना जाता है। सरासर मतलब बकवास बात है। जब गिना ही जाएगा तो ये भी है भाई, इसके बिना ये लाइन पूरी कैसे होगी, इसको भी गिना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि शब्द गिने जाते हैं। आपको अभी मैंने बताया कि 150 शब्दों के लिए आपके पास 2 पेज दिए गए हैं, आपको उसी में लिखना है, तो वो अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें आप कितना लिखा। अगर दूर दूर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप ज़बरदस्ती कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पास पास लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें इतना लिखा जा सकता है एवरेज तौर पे, लेकिन इन्होंने ऐसा लिखा है कि 250 के आसपास इतने में ही आ गया। तो वो एवरेज तौर पे जो ठीक ठाक स्पेस बीच में दे के और लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाए तो उतने पेज में उतने शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए गिनती नहीं होती, ध्यान रखिएगा। शब्दों की गिनती करने के लिए कोई नहीं बैठा है, वो देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और सबसे मेन बात यह है कि आप इस पर ध्यान दें कि जो प्रश्न पूछा गया है उसकी डिमांड को आप कितना अच्छे से फुलफ़िल कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद शब्द सीमा की बात आती है। ऐसा भी ना हो कि आप एक ही पेज में लिख दें, ऐसा भी ना हो कि इतना छोटा छोटा करके और 2 पेज में ऐसे लिखें कि आपने ऐसे लिख दिया है। वो आपके ऊपर है कि आप ये स्किल डेवलप करें कि हाँ, एक पन्ने में कैसे 150 शब्दों को लिखना है और 3 पेज में कैसे 250 के आसपास पहुंचना है। ये आपकी स्किल है और इसे धीरे धीरे करके आप डेवलप करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कौन सा उत्तर लिखें। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जीएस पेपर फर्स्ट है, आप देखेंगे कि उसमें 20 क्वेश्चन दिए गए, मान लेते हैं 20 प्रश्न है और पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो यहाँ कोई पहले होता था कि
ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। पहले ये होता था कि क्वेश्चन पेपर अलग है, यूपीएससी में भी होता था, और आंसर के लिए कापियाँ मतलब कापी अलग से दी गई है। तो आप सेलेक्ट कर सकते थे कि मुझे 5वां क्वेश्चन जो है उसका उत्तर पहले लिखना है, यहाँ आंसर करके 5 लिख के उसका उत्तर लिख देते। अब ऐसा नहीं है, अब जो है वो आपको वहीं लिखना है जहाँ पे उसकी जगह है। तो यहाँ पे पहली चॉइस ख़त्म हो जाती है कि हम पहले पेज पर किस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, क्योंकि पहले पेज पे पहला प्रश्न ही है, तो वहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब वहाँ कोई स्कोप नहीं है कि आप अपने हिसाब से चुनें। लेकिन इसके बावजूद हमारे दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कौन सा उत्तर लिखें, तो आप अपने दिमाग में एक बात एकदम क्लियर कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वहाँ से शुरुआत करिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्वेश्चन बीच में है, शुरू में है कि लास्ट में है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उसी में हम लग जाते हैं, लिखने लगते हैं, और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उस चक्कर में समय निकल जाता है। और जिस प्रश्न का उत्तर हम बढ़िया लिख सकते थे, वहाँ पहुँचते पहुँचते एक तरह से दिमाग के काम करने की क्षमता थोड़ी स्लो हो जाती है, प्रेशर बढ़ चुका रहता है समय की कमी की वजह से, तो आंसर हम अच्छा नहीं लिख पाते। तो जो प्रश्न आपको आता है अच्छे से वहाँ से आप लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान रखने की बात यह है कि कभी कभी मोह बहुत आता है कि जो क्वेश्चन हमें आता है लगता है कि इस पर और लिख दें और लिख दें, ऐसा कुछ नहीं करना, समय का ख्याल रखते हुए इसके आप जो है इसका उत्तर लिखें। अब बात आती है इस पे, इसमें भी कई सारी बातें हैं कि ख़राब राइटिंग वाले क्या करें। देखिए, एक चीज़ आपको अक्सर कहीं ना कहीं मिल जाएगी देखने को, पढ़ने को, कि जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है उनको एडवांटेज मिलता है, नो डाउट मिलता है। लेकिन क्या यूपीएससी इस आधार पे किसी के साथ भेदभाव कर सकती है कि इनकी राइटिंग ख़राब है तो हम इनको नंबर नहीं देंगे? यूपीएससी मतलब जो व्यक्ति कॉपी चेक कर रहा है वो, ऐसा नहीं है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप ऐसा करिए कि गूगल पे जाइए और टॉपर्स की कॉपी सर्च करिए, जो फर्स्ट रैंकर हैं उनकी भी कॉपी देखिए, जो टॉप 100 के अंदर आए हैं उनको भी देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखिए। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं उनकी राइटिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन वहाँ एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि बस उसी में ऐसे ऐसे कर दिया है, राइटिंग कुछ खास नहीं है लेकिन लिखा है स्पष्ट, उसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, और यही चाहिए। यूपीएससी को अच्छे से पता है कि देख, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, वैसे आपको जानना उतना ज़रूरी भी नहीं है। जैसे टोटल आप देखेंगे ना, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 शब्द वाले, 200 शब्द वाले, ऐसे काउंट करेंगे तो पता चलेगा लगभग 4000 शब्द आपको लिखना है। तो यूपीएससी जानती है कि 3 घंटे में 4000 शब्द लिखेंगे तो किस लेवल की आंसर राइटिंग होगी, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दिमाग में ये कभी भी मत बैठाइए कि आंसर, अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। हाँ, इस बात के ज़रूर नंबर काटे जा सकते हैं, या फिर मेंबर पे ख़राब इंप्रेशन बढ़ सकता है कि आपने ऐसा लिखा है कि समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, हम लिखते हैं, अगर धीरे धीरे लिखें तो सब कुछ साफ साफ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ज बनाना चाहता हूँ, दो तरह से ज बनता है, एक ऐसे बनता है, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ज बनाना है, प्यार से लिख रहे हैं, धीरे धीरे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम स्पीड में लिखें तो बहुत सारे लोगों का ज पता है कैसे होता है, जैसे ये करेंगे और ऐसे कर देंगे। अब ये जो ऊपर की ऐसे जा रहा है नोक, कभी कभी मुड़ जाता है। अब एग्जामिनर को नहीं पता ना कि आपने क्या लिखा है, अब ये जो है कि नो है कि वो है, क्या है ये। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जल्दी जल्दी में कौन सा अक्षर हमारा अपना स्वरूप बदल सकता है, उस पर काम करना है, उसे ठीक करना है। और बाकी आप नॉर्मल जैसे लिखते हैं उसमें थोड़ी और क्लैरिटी लाएँ और स्पष्ट करें, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आंसर राइटिंग मेरी ख़राब है, दिक्कत हो सकती है, उसी समय तुरंत आप जाइए और टॉपर्स की कॉपी देख लीजिए। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो ये टॉपर हैं, इनके से तो बढ़िया ही लिखा है मैंने, तो आपको दोबारा से लगेगा कि हाँ इससे भी मतलब इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, आसानी से हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये 5 प्रश्न थे, और भी प्रश्न हो सकते हैं, अगर आपके दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कभी कभी हमें परेशान करते हैं, आप परेशान नहीं करेंगे। आज एक और वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा आंसर राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में। अभी कितने मिनट हो गए? 14 मिनट हो गए। चलिए, तो बस इसमें इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।